जय हिंद दोस्तों, कुलदीप सिंह हियर। वेलकम बैक टू द ड्रॉ सीरीज। हम लोग यहाँ पे आपके एचपीएस प्रीलिम्स की रिवीजन करवा रहे हैं। ऑलरेडी एचपीजी के चल रहा है, करंट अफेयर चल रहा है और ये अभी जो हम लोग जीएस की कवरेज कर रहे हैं यहाँ पे। दिस इज द थर्ड लेक्चर, थर्ड सेशन ऑन ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट जो हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। एंड आज मैं जो बात करने वाला हूँ, जो सेशन में टॉपिक्स लेने वाला हूँ, दैट विल बी रिगार्डिंग दी और दैट विल बी रिवॉल्विंग अराउंड दी एटमोसफियर। सो गाइज, जैसे मैंने हमेशा सेशन से पहले बोला है कि आपको एक पेज लेके बैठना है, कॉपी लेके बैठनी है और वहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है और जो है फाइनल में अपना जो लास्ट में अपना जो है आंसर आपको टैली करना है, कितने सही हैं कितने गलत है। सो चलिए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप अभी भी जो है अपनी एक्यूरेसी देखना चाहते हैं और अपने मॉक अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपके हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं। प्रीलिम रिवीजन का कोर्स है, आपका टेस्ट सीरीज है, आपकी एचपीजी के क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हो तो आप उनको भी अवेल कर सकते हो। एंड नाउ लेट अस फटाफट से गो इनटू द क्वेश्चंस। टॉपिक आज का जो है दैट इज एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर, विंड प्रेशर, सिस्टम्स, साइक्लोन्स, वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। ये एरियाज के ऊपर हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं गाइज। सो ये आपका क्वेश्चन है, इन लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। सो ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर, आपको जो है सिलेक्ट करेक्ट कोड जो है सिलेक्ट करना है यहाँ पे। सो पॉज करो वीडियो को, आंसर लिखो अपना एंड द करेक्ट आंसर इज 1, 2, 4 एंड 3। सो सबसे पहले आती है आपको ट्रोपोस्फियर, फिर आती है आपकी मेसोस्फियर, फिर आती है आइनोस्फियर, फिर आती है एक्सोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बाद एक और लेयर आती है कॉल्ड एज स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है जी। सो हम लोग इसको जो है जब भी हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर देखते हैं तो उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटो है, मीसो है, आइनोस्फियर है, थर्मो एंड फाइनली जो आपको एक्सोस्फियर देखने को मिलता है। सो आई एम श्योर आपको इसके वेरिएबल्स पता ही है कि भाई जैसे जैसे हम लोग ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में फिर इंक्रीज होने लग जाता है, मेसो में फिर कम होता है, आयनो में जो है इंक्रीज होता है और देन थर्मो एंड एक्सो में इंक्रीज होता रहता है। ठीक है जी। ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बहुत सारे नुआंसेस हैं वो आपको पता होने चाहिए। इनके ऊपर मैं आगे क्वेश्चन देने तो मैं आपको आप अभी नहीं बताने वाला हूँ। आगे चलते हैं हम लोग फटाफट से सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, फटाफट से पढ़ो क्या है। अर्थ के एटमॉस्फेयर के ओरिजिन के मामले में इनमें से कौन से जो कथन हैं वो सही हैं, करेक्ट कौन से हैं। जो प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर बना था अर्थ का उसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन थी और जो आउटपोरिंग ऑफ द गैसेस का फेज था उसके अंदर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुई थी। ठीक है जी। तो ये इन दोनों में से कौन से जो है करेक्ट है। सो पॉज करो उसको और आराम से बताओ आंसर क्या है, लिखो इसको। इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर इज नीदर 1 नॉर 2। सो आपको एटमॉस्फेयर का एवोल्यूशन जो है हम लोग क्या पढ़ते हैं, 3 फेजेस में पढ़ते हैं। पहले जो था लॉस ऑफ प्री मॉडल एटमॉस्फेयर, जो प्री मॉडल एटमॉस्फेयर अर्थ के बनने के समय था जो कि सोलर विंड्स के कारण जो है वो खत्म हो गया था या फिर जो है वो स्पेस में गायब हो गया था। दैट वाज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम था, तो यहाँ नाइट्रोजन गलत है, यहाँ पे हीलियम आएगा। एंड सेकेंड जो था, जो सेकेंडरी गैस हमारा एटमॉस्फेयर बना था दैट वाज बिकॉज ऑफ द आउटपोरिंग ऑफ द गैसेस फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर। धरती के अंदर से जो गैसेस निकली थी बाहर, जिसे हम लोग डिगैसिंग भी बोल देते हैं। ये डिगैसिंग जो है इसके कारण आपको कौन सी गैसेस निकली थी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ एक गैस थी और बहुत सारी गैसेस थी, जैसे कि वाटर वेपर वाज देयर, अमोनिया वाज देयर, नाइट्रोजन वाज देयर। ठीक है जी। इस तरह की बहुत सारी गैसेस निकली थी एंड सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं था। ओनली लिखा हुआ ना यहाँ पे, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है तो ये गलत हो गई यहाँ पे। सो नाइदर 1 नॉट 2 आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट से। यहाँ पे अगेन लेयर्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। लेयर लोकेटेड बिटवीन 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर मेनोपॉज के ऊपर एंड यहाँ से जो है रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट करती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, पॉज करो वीडियो को, आंसर दो फटाफट से अपना। क्या है इसका आंसर इज इट इज आइनोस्फीयर। ठीक है जी। सो आइनोस्फीयर जो है कि वो लेयर है जो कि चार्ज पार्टिकल से बनी होती है और यहाँ पे जो है रेडियो वेव्स क्या करती हैं, शॉर्ट और मीडियम रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है जी। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट वेव्स, मीडियम वेव्स, जो हम बेसिकली रेडियो ट्रांसमिशन करते हैं। पुराने टाइम में आप देखें ना, पुराने रेडियो होते थे, तो रेडियो ट्रांसमिशन जो है वो हम लोग इस लेयर की रिफ्लेक्शन के कारण या इस लेयर की रिफ्लेक्टिंग टेंडेंसीज के कारण हम लोग यूज करते थे। ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं हम लोग फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं हम लोग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है जी। दोनों देखो स्टेटमेंट देखो, ड्यू फॉर्मेशन के ऊपर स्टेटमेंट है। एक ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ, यूपीएससी में पूछा हुआ है, एचएस में भी पूछा हुआ है। आइडियल कंडीशन जो ड्यू फॉर्मेशन की रहती है वो है हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना, शॉर्ट नाइट्स होना एंड क्लाउडी नाइट्स होना। और सेकंड जो है ड्यू फॉर्मेशन की कंडीशन रहती है कि जो ड्यू पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर होना चाहिए। सो ड्यू पॉइंट क्या है, बेसिकली एक टेम्परेचर है, वो फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। तो इनमें से कौन सी चीज़ जो है सही है, इसके ऊपर जो सही चीज़ है वो क्या है, दैट इज
इट इज़ 2 ओनली, ठीक है जी। सो शॉर्ट नहीं होनी चाहिए और क्लाउडी नाइट नहीं होनी चाहिए, लॉन्ग एंड क्लियर नाइट्स होनी चाहिए, ठीक है जी। अगर नाइट्स क्लाउडी होंगी, अगर ऊपर बादल होंगे तो सन की जो अर्थ की हीटिंग है वो ट्रैप हो जाएगी और जो आपका लोअर एटमॉस्फेयर है वो हीटेड रहेगा और यहाँ पे जो वाटर वेपर होंगे वो कंडेंस नहीं करेंगे, ठीक है जी। सो ड्यू पॉइंट नहीं अकर करेगा। एंड सेकंड थिंग जो है, सो ये वाला गलत हो गया। सेकंड चीज़ जो है, फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर ही रहना चाहिए। अगर फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर रहेगा तभी ड्यू बनेगा, अगर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे चला गया तो क्या बन जाता है, फ्रॉस्ट बन जाता है, जैसे कि हम लोग पहाड़ों में देखते भी हैं, फ्रॉस्ट बन जाता है। तो आंसर इसका क्या है, 2 ओनली इसका आंसर है, ठीक है जी। आई होप आपने आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। दोबारा स्ट्रक्चर के ऊपर आ गए हम लोग। थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर जो है वो पोल्स में सबसे ज़्यादा होती है। एट एयर टेम्परेचर जो है ट्रोपोपॉज में वो ट्रोपोपॉज में इक्वेटर में जो है कम होता है और पोल्स में जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है जी। ट्रोपोपॉज की बात कर रहे हैं, टॉप एंड पे, ठीक है जी। सो इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट करेक्ट है, ध्यान से सुनो, पॉज करो इसको, वीडियो को, क्वेश्चन देखो, आंसर दो इसका। आंसर इज 2 ओनली, ठीक है। सेकेंड वाली ऑप्शन जो है गलत है, बट फर्स्ट वाली जो है, सेकेंड वाली ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाली ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि ट्रोपोस्फेयर की थिकनेस जो है वो पोल्स में नहीं, वो इक्वेटर में बड़ी होती है, ठीक है जी। अराउंड 16 किलोमीटर की थिकनेस जाती है, जबकि पोल्स में इट इज़ जस्ट 8 to 10 किलोमीटर्स के आसपास में। एंड जो ट्रोपोपॉज में जो टेम्परेचर है वो इक्वेटर में ज़्यादा होता है, इक्वेटर में कम होता है एक्चुअली, ठीक है जी। क्यों? बिकॉज ज़्यादा हाइट तक जाता है और यहाँ पे क्या चलता है, लैप्स रेट चलता है। दैट मीन्स जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं ऑल्टीट्यूड में, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। तो इक्वेटर में जो है 18 किलोमीटर ऊपर जाने के कारण जो है टेम्परेचर ज़्यादा कम होता है और पोल्स में कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है आपका। तो सेकंड ओनली आंसर है इसका। मैंने बोला था स्ट्रक्चर ऑफ जो आपका एटमॉस्फेयर, मैंने पहले स्लाइड दिखाई थी, उसके अंदर जो है सारे आंसर छिपे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं फटाफट से। इन स्टेटमेंट्स को देखिए और इन स्टेटमेंट में जो है सही स्टेटमेंट ढूंढ के निकालिए। अगेन सी ब्रीज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सी ब्रीज में कि सी ब्रीज जो है वो रात के समय चलती है, लो प्रेशर सिस्टम बना होता है लैंड पे और इस प्रोसेस में हवा जो है वो सी से लैंड की तरफ चलती है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पॉज करो वीडियो को, आंसर दो। इसका सही आंसर है 2 and 3 ओनली। क्यों? बिकॉज ड्यूरेशन जो है इट इज़ नॉट नाइट, इट इज़ दी डे, ठीक है जी। सो दिन के समय चलती है, समुद्र से हवा जो है वो लैंड की तरफ चलती है। यहाँ पे जो है लैंड पे लो प्रेशर बना होता है और हवा जो है सी से लैंड की तरफ आ रही है, ठीक है। सो आप ये सिस्टम देख सकते हो। जो आपका सी होता है वो रिलेटिवली कोल्ड होता है, जल्दी गर्म नहीं होता है, बट लैंड बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, हवा ऊपर उठ जाती है, यहाँ पे लो प्रेशर बन जाता है और समुद्र ठंडा होने के कारण यहाँ पे हाई प्रेशर रखता है और हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को चलती है। तो ये आंसर इसका क्या बनता है? 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आते हैं फटाफट से। देन क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन क्लाउड्स। निम्बस टाइप के जो क्लाउड्स होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं। क्यूमुलस क्लाउड के क्लाउड जो है कॉटन वूल की तरह जो है फ्लफी टाइप होते हैं, जिनका फ्लैट बेस होता है। सिरस क्लाउड जो होते हैं वो ब्लैक या डार्क ग्रे कलर के होते हैं। इनमें से कौन से जो हैं वो इनकरेक्ट हैं, ठीक है जी, सही नहीं है। तो कौन सी चीज़ जो है इसमें सही नहीं है? आंसर बताओ, पॉज करो इसको। आंसर इज 1 and 3, ठीक है जी। सो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्यों? बिकॉज निम्बस का मतलब ही होता है रेन बेरिंग और रेन बेरिंग क्लाउड जो है वो क्या होते हैं? वो ग्रेइश कलर के होते हैं, ठीक है जी। सीरस क्लाउड्स बहुत हाई क्लाउड्स होते हैं, जनरली क्रिस्टल्स, आइस क्रिस्टल के बने होते हैं, तो वो जो है आइस क्रिस्टल के होने के कारण वाइट कलर के होते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट सही है कि जो क्यूमुलस क्लाउड्स हैं आपके, वो इस तरह से आपके कॉटन वूल या इस तरह के हीप टाइप के जो है आपके क्लाउड्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोरियोलिस स्पोर्स। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया हुआ है और एचएस में भी आया हुआ है, ठीक है जी। कोरियोलिस स्पोर जो है वो विंड को राइट में, नदर्न हेमिस्फीयर में विंड को राइट में और सदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट कर देती है। पोल्स पे मैक्सिमम होती है और इक्वेटर पे ऑलमोस्ट एब्सेंट होती है। इनमें से कौन से जो कथन है वो सही हैं? तो आंसर क्या है भाई इसका? पॉज करो, आंसर दो इसका। आंसर इज बोथ 1 and 2, ठीक है जी। सो अगेन कोरियोलिस स्पोर जो है, हवा जो है या फिर कोई भी फ्लूइड है, कोरियोलिस स्पोर के इफेक्ट में आके नदर्न हेमिस्फीयर में वो किधर की तरफ को डिफ्लेक्ट करेगी? इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स इट्स राइट एंड इन सदर्न हेमिस्फीयर इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स इट लेफ्ट, ठीक है जी। सो राइट की तरफ को एंड लेफ्ट की तरफ को डिफ्लेक्ट करेगी। और ये जो कोरियोलिस फोर्स है ये इक्वेटर के आसपास में 0 होती है, पोल्स में ये मैक्सिमम होती है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं फटाफट से। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो। विंड्स के ऊपर यह क्वेश्चन है, वेस्टर्लीज जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा सवियर होती हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द लैंड एंड डोमिनेंस ऑफ ओशन। पोलर ईस्टर्लीज जो है वो कोल्ड विंड्स हैं जो कि लो प्रेशर एरियाज, पोलर लो प्रेशर एरिया से निकलती हैं देन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के अंदर। ठीक है, इनमें से कौन से इनकरेक्ट हैं? पॉज करो, स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से, आंसर देना है इसका। द करेक्ट आंसर इज, इनकरेक्ट हमें निकालना है, तो कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज सेकंड ओनली। सो पहली वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सदर्न हेमिस्फीयर में जो है आपकी वेस्टर्लीज बहुत ज़्यादा सवियर चलती है। हम लोग अलग अलग नाम जानते हैं, ठीक है जी। फ्यूरियस रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, श्रैकिंग 60s, अलग अलग नाम से जानते हैं। इतनी स्पीड पकड़ लेती हैं, क्यों? बिकॉज लैंड नहीं होता और ओशंस होते हैं, तो ओशन में हवा जो है बिना रेसिस्टेंस के भागती है। एंड नीचे वाली साइड में जो क्या है, पोलर ईस्टर्लीज बिल्कुल ड्राई कोल्ड विंड जरूर हैं, बट ये हाई प्रेशर एरियाज में चल रही हैं, पोलर हाई के हाई प्रेशर से निकलती हैं, और इस करके ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है जी, ये तो बारीकियों पे थोड़ा सा हमको क्या करना है, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। हम लोग को इंडियन, जो हमारा इंडियन ओशन वाला रीजन है, बहुत सारे साइक्लोन्स हम लोग वहाँ पे देखते हैं। तो कौन सी कंडीशन जो है फेवरेबल है? सही आंसर देना है, करेक्ट कोड देना है। ठीक है गाइज, करेक्ट और इनकरेक्ट के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है। सो ऐसा नहीं कि करेक्ट सोच के हर कोई इनकरेक्ट वाला भी गलत कर दो। ठीक है, एब्सेंस ऑफ कॉर्लिस फोर्स होना चाहिए। सी सरफेस टेम्परेचर जो है 24 डिग्री से कम होना चाहिए। प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया या लो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पे होना चाहिए, और वर्टिकल विंड स्पीड जो है वो कम होनी चाहिए। इनके बीच का डिफरेंस जो है कम होना चाहिए। सो इनमें से कौन सी जो है सही है, ये आपको बताना है। सो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन के बनने के लिए, सो आपका करेक्ट आंसर क्या है? पॉज करो, आंसर दो इसका। सो आंसर इज अगेन 3 and 4। एब्सेंस ऑफ कॉर्लिस फोर्स नहीं, कॉर्लिस फोर्स होनी चाहिए, तभी विंड कर्ल करेगी और साइक्लोनिक फॉर्मेशन होगा। टेम्परेचर जो है वो 26 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। बाकी दोनों स्टेटमेंट कि वर्टिकल विंड स्पीड के बीच में डिफरेंस कम होना चाहिए एंड लो प्रेशर सर्कुलेशन होना चाहिए, यहाँ पे जो है दे आर करेक्टली डेफिनेटली करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर आते हैं हम लोग फटाफट से कि भाई इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन में इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो इनकरेक्ट पूछी हुई है। ठीक है, इनकरेक्ट याद रखो। नॉर्थ टू साउथ शिफ्टिंग ऑफ ITCZ ड्यूरिंग समर्स एंड विंटर्स कॉजेस रिवर्सल ऑफ द विंड डायरेक्शन। हवा जो है अपना रुख बदल देती है, डायरेक्शन बदल देती है जब ITCZ नॉर्थ साउथ शिफ्ट होता है। सेकंड, इन द एरिया वेयर नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। ये वो एरिया है जहाँ पे नॉर्थ और साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज कर रही हैं। और सेलर्स इसको कई बार डोल्ड्रम्स भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे कोई विंड आपको देखने को नहीं मिलती है। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? पॉज करो, आंसर दो इसका, स्टेटमेंट पढ़ के। इसका सही आंसर आपका जो है दैट इज 2 ओनली। इनकरेक्ट बताना है हमने। तो द एरिया जहाँ पे नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट नहीं होती है आपकी, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट विंड्स होती हैं आपकी। इस तरह से विंड चलती हैं, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट विंड्स। सो इन विंड्स को जो है हम लोग क्या कन्वर्ज करते हैं, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट नहीं होती हैं। ठीक है, बाकी दोनों जो है कंप्लीटली सही हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपके जो है प्रेशर बेल्ट्स हैं। दिस इज इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। यहाँ पे आपकी जो है ये ट्रेड विंड्स, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड कन्वर्ज करती है, और यहाँ पे आपके क्या बनते हैं, डोल्ड्रम्स बनते हैं। यहाँ पे हवा इकट्ठी होती है और ऊपर की तरफ को उठ जाती है, इसके कारण इस एरिया में आपको बिल्कुल भी लो प्रेशर एरिया बनेगा, बट यहाँ पे कोई भी आपको जो है वेदर पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। हवाएं जो है यहाँ पे चलती नहीं है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, तो इससे तभी हम लोग डोल्ड्रम्स बोल देते हैं। ठीक है जी, सो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आते हैं हम लोग फटाफट से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी लोकल विंड। सो एनाबैटिक विंड है एंड कैटाबैटिक विंड है। एनाबैटिक विंड जो है वो हाई डेंसिटी की हवा होती है, हाइयर एलिवेशन से चलती है नीचे की तरफ को ग्रेविटी की फोर्स में। कैटाबैटिक विंड जो है वो वार्म विंड होती है और वो क्या चलती है, वो माउंटेन की तरफ को चलती है, मतलब वो जो है माउंटेन के ऊपर की तरफ को ब्लो करती है। इनमें से कौन से करेक्ट हैं? पॉज करो, आराम से स्टेटमेंट पढ़ो, इसका आंसर दो। इसका आंसर इज नन ऑफ द अबव। दोनों ही गलत हैं। क्यों? देखो, इसको इस तरह से याद रखो। एनाबैटिक का मीन्स क्या होता है, अगेंस्ट द स्लोप। ठीक है जी, सो ये जो है स्लोप के अगेंस्ट ऊपर की तरफ को चलती है, और कैटाबैटिक जो हमेशा नीचे की तरफ को चलेगी अलोंग द स्लोप। तो इसी से आपको आंसर निकल जाएगा। थोड़ा सा ये देखो, दिस इज बेसिकली योर एनाबैटिक विंड। एनाबैटिक विंड जो है वो चलती है दिन के टाइम पे, ठीक है जी, ड्यूरिंग नून टाइम, और ये जो है आपकी वैलीज से चलेंगी टूवर्ड्स माउंटेन टॉप्स, बिकॉज माउंटेन टॉप्स गर्म हो जाते हैं,
और कैटाबैटिक विंड जो हैं ये चलती हैं आपके ड्यूरिंग नाइट्स। इसमें क्या होता है, क्योंकि माउंटेन टॉप जल्दी ठंडे हो जाते हैं और ठंडे होने के बाद हवा भारी होती है और भारी होकर जो है वो स्लोप्स में बैठती है और इस करके वो माउंटेन टॉप से स्लोप्स आपका जो है वैलीज के अंदर चलती है। ठीक है, ये एनाबैटिक एंड कैटाबैटिक याद रखना, क्योंकि माउंटेनियस फिनोमिना और हम एचएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर आते हैं भाई, जेट स्ट्रीम्स के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी जो कथन है वो सही है। जेट स्ट्रीम जो है वो नैरो बैंड्स ऑफ फास्ट मूविंग विंड्स हैं और ये अपर लेवल ऑफ ट्रोपोस्फियर में चलती हैं। विंड जो है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में ब्लो करती हैं। तो इसका आंसर भाई बताओ, पॉज करो, आंसर बताओ। इसका आंसर इज वन ओनली। ठीक है जी, वन ओनली इसका आंसर है। क्यों? बिकॉज जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो बिल्कुल आपकी जो है अपर एरियाज ऑफ ट्रोपोस्फियर में चलती है, ट्रोपोपॉज के पास में चलती हैं आपकी। बट ये विंड जो है वो किस तरह चलती हैं, वो वेस्ट टू ईस्ट इन द मिएंडरिंग वे, इस तरह से मिएंडर करती हुई वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं। सो दैट इज़ वाई आपका वो वाला स्टेटमेंट गलत हो गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14, टेम्परेचर इन्वर्जन जो फिनोमिना है इसके लिए क्या कंडीशन जो है वो सही होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए, विच कंडीशन शुड बी करेक्ट। लॉन्ग विंटर नाइट्स होनी चाहिए, क्लाउडलेस एंड क्लियर स्काई होना चाहिए, ड्राई एयर नियर द ग्राउंड होना चाहिए और फास्ट मूवमेंट ऑफ द एयर होना चाहिए। सो पॉज करो, ध्यान से सोचो, कंसेप्ट को याद करो। इसका क्या ही आंसर क्या है? आंसर इज 1, 2 एंड 3। ठीक है जी, सो फास्ट मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अगर हवा बहुत फास्ट चलेगी, बहुत ज़्यादा विंडी नाइट्स होंगी तो टेम्परेचर इन्वर्जन नहीं होगा, बिकॉज गर्म हवा जो है वो किसको खींच के हवा कहीं और ले जाएगी। ठीक है जी, सो बेसिकली टेम्परेचर इन्वर्जन होने के लिए आपको विंटर नाइट चाहिए, लॉन्ग विंटर नाइट चाहिए, ताकि क्विक रेडिएशन हो सके सन अर्थ से क्विक रेडिएशन हो जाए और ऊपर की लेयर जो है वो गर्म हो जाए और नीचे की लेयर्स कंपैरेटिवली ठंडी रह जाए। सो 15वें क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग फटाफट से। हम लोग देखो फटाफट से कि इनमें से कौन से कथन जो हैं वो सही हैं वेदर फिनोमिना के रिगार्डिंग है। सारे वेदर फिनोमिना, रेन, हिल स्टॉर्म, फॉग जो है वो ट्रोपोस्फियर में होते हैं। स्ट्रेटोस्फियर जो है वहाँ पे क्लाउड्स आपको नहीं देखने को मिलते हैं और टेम्परेचर जो है वो थर्मोस्फेयर में बहुत रैपिडली इंक्रीज करता है हाइट के साथ। तो इनमें से कौन सी जो है चीज़ें सही हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो करेक्ट जो है इनमें से कौन सी है, इट इज़ जस्ट 1 एंड 3। ठीक है जी, सो स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ पे इट इज़ नॉट फ्री ऑफ क्लाउड्स। आपको जो है स्ट्रेटोस्फेयर में बहुत कम क्लाउडिंग देखने को मिलती है, बिल्कुल सही है, बट बिल्कुल फ्री नहीं होते क्लाउड्स के। तो यहाँ पे आपको स्पेशली पोलर रीजन्स में आपको स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो हैं वो देखने को मिलते हैं। सो ये स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो ये जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, बाकी दोनों जो कथन है वो बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर आते हैं, कंसिडर दीज फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी कथन जो है वो सही है। एरियाज नियर इक्वेटर जो हैं, इक्वेटर के पास वाले जो एरिया होते हैं वो ज़्यादा सोलर रेडिएशन महसूस करते देन पोल्स। हाउएवर वो कंसिस्टेंटली गर्म नहीं होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों है? पहला कि रीजन ऑफ इक्वेटर जो है वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं सारी हीट स्पेस में, और सेकंड जो है कि जो हीट है वो ओशन वेव्स के द्वारा और विंड्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है टुवर्ड्स हायर लैटिट्यूड। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? पॉज करो, आंसर दो। इसका आंसर इज क्या आंसर है इसका? नीदर 1 नॉट 2। दोनों ही कथन जो हैं गलत हैं। कोई भी इक्वेटर में जो है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलती है और रिफ्लेक्शन बहुत कम आपको देखने को मिलती है। एंड जो ओशन वेव्स हैं यहाँ पे, इट इज़ नॉट ओशन वेव्स बट ओशन करंट्स एंड विंड्स, वो क्या करती हैं? थर्मल इंजन का काम करती हैं, लोअर लैटिट्यूड से हायर लैटिट्यूड पे हीट को लेके जाती हैं। ठीक है, तो इन कथनों को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। अगर कथनों को ध्यान से नहीं पढ़ोगे, स्टेटमेंट्स को ध्यान से नहीं पढ़ोगे, तो देयर इज चांस कि आप जो है क्वेश्चन को गलत कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर आते हैं फटाफट से। हॉर्स लैटिट्यूड्स, ठीक है जी, हॉर्स लैटिट्यूड्स में यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलता है, कौन सी चीज़ें इसमें से सही हैं? काम विंड्स देखने को मिलती हैं, क्लाउडी स्काइज देखने को मिलते हैं और प्रेसिपिटेशन, इक्वेटोरियल रीजन की जितनी प्रेसिपिटेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? पॉज करो, ध्यान से पढ़ो, इसका आंसर बताओ। आंसर जो है इसका क्या है? आंसर इज 1 ओनली। ठीक है जी, सो सिर्फ यहाँ पे काम विंड्स मिलती हैं। हॉर्स लैटिट्यूड आपको कहाँ पे मिलते हैं? 30 to 35 डिग्रीज पे मिलते हैं यहाँ पे क्या होता है, हवा जो है ऐसे ऊपर से नीचे आके बैठती है, इक्वेटर से ऊपर आके नीचे बैठ रही होती है और उधर से जो है पोल से आके नीचे बैठ रही होती है। तो ये एरियाज में जो है एयर डिसेंड करती है और डिसेंडिंग एयर कभी भी बादल नहीं बनाएंगे, डिसेंडिंग एरियाज में कभी भी बारिश नहीं होगी। तो ये दोनों कथन जो हैं गलत हैं आपके, और सिर्फ पहला कथन आपका दैट इज काम विंड्स, बिल्कुल यहाँ पे काम हवाएं मिलती हैं, तो वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग, आपका जनरल स्टेटमेंट्स हैं रिगार्डिंग एटमॉस्फेयर। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही हैं? एयर जो है
गेट्स वार्मर, इट्स कैपेसिटी टू, जैसे जैसे एयर गर्म होती है उसका वाटर होल्डिंग का कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होता रहता है, मॉइस्चर होल्ड करने का कैपेसिटी इंक्रीज होता रहता है जब बाकी चीज़ें हमने कांस्टेंट रखी हैं। जो वाइट ट्रेल निकलता है जेट से, वो मॉइस्चर, उनके इंजन से जो मॉइस्चर निकलता है उसके कंडेंसेशन के कारण होता है। एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में जो हवा रेनफॉल होती है वो कोल्ड और वार्म एयर के मीट करने से, मिलने से बनती है या होती है। ठीक है जी, इनमें से कौन से कथन सही हैं आपको ये बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है भाई? इसका करेक्ट आंसर इज 1 and 2 ओनली। ये स्टेटमेंट जो है आपका गलत है। तो जैसे जैसे हम लोग पानी हवा गर्म होती रहती है उसके मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, और जो जेट से पीछे ट्रेल निकलता है वो मॉइस्चर के कारण निकलता है। बट ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो है वार्म एयर कोल्ड एयर के मीट करने से रेनफॉल नहीं होती है, वो टेम्परेट साइक्लोन का फिनोमिना है। ठीक है जी, तो टेम्परेट साइक्लोन में जो है एयर मासेस मिलते हैं और वहाँ पे इस तरह से रेनफॉल होती है, नॉट इन ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन मोस्टली जब वार्म एयर ऊपर उठती है उसके कारण यहाँ पे आपको रेनफॉल देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर आते हैं फटाफट से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एंटी साइक्लोन्स। ठीक है जी, एंटी साइक्लोन जो है वो अपोजिट होते हैं डिप्रेशंस के, एंड दे आर एरियाज ऑफ हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहाँ पे हवा नीचे बैठ रही होती है। और जस्ट लाइक साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स भी जो है रेनफॉल लेके आते हैं टेम्परेट रीजन पे, नॉट ट्रॉपिकल बट टेम्परेट रीजन्स में। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट या कथन सही है? पॉज करो वीडियो को, आराम से क्वेश्चन को देखो एंड फिर इसका आंसर करो। इसका आंसर जो है दैट इज 1 ओनली। ठीक है, सो ये बिल्कुल सही है बट ये नहीं है। एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं? वो हमेशा हवा वहाँ पे, जैसे मैंने पीछे बताया, डिसेंड करती, नीचे बैठती है, और नीचे बैठने के कारण यहाँ पे आपको कभी भी रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको देखने में मिलता है वो है डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन्स का। भाई कि कौन से डायरेक्शन साइक्लोन जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में, एंटी साइक्लोन्स नदर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में, उनकी किस तरह की डायरेक्शन होंगी। ठीक है जी, सो हमेशा इसको याद रखना है आपको कि CNA, ये आपको जो है फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है जी, साइक्लोन्स इन नदर्न हेमिस्फीयर आर ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी, और हमेशा याद रखना है कि एंटी साइक्लोन जो है वो क्या होते हैं? साइक्लोन्स के एंटी होते हैं। मीन्स अगर साइक्लोन एक तरह से घूम रहा है तो एंटी साइक्लोन अलग तरह से घूमेगा। ठीक है जी, तो साइक्लोन्स इन नदर्न हेमिस्फीयर आर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाएंगे? क्लॉकवाइज हो जाएंगे, और एंटी साइक्लोन इनके उल्टे हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे याद रखना है, सिर्फ CNA करके याद रख लो, बाकी सारी स्टेटमेंट्स आप डिड्यूस कर पाओगे। देन लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, कंसिडर द फॉलोइंग रीजन्स, किन में से कौन से रीजन में आपको फ्रंटल साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, इक्वेटोरियल, पोलर या मिड लैटिट्यूडनल रीजन्स। तो इसका आंसर क्या है आपका? पॉज करो, आंसर दो। इसका आंसर इज मिड लैटिट्यूडनल रीजन्स। ठीक है, जो फ्रंटल साइक्लोन वहाँ पे आते हैं जब बड़े बड़े एयर मासेस, जनरली कोल्ड एंड वार्म एयर मासेस टकराते हैं, और जहाँ पे ये टकराते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रंट्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो साइक्लोनिक टेंडेंसीज डेवलप होती हैं उन्हें हम लोग फ्रंटल साइक्लोन्स बोलते हैं गाइस। ठीक है जी, सो दैट इज इट फॉर दिस 20 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और आपने स्कोर भी अच्छा किया होगा। नीचे स्कोर को कमेंट जरूर करो यार, सो दैट वी कैन अदर्स विल बी मोटिवेटेड, कि वो उनको पता चले कि मतलब वो भी यहाँ पे अपने कमेंट या अपने स्कोर्स लिखे। एंड टिल नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम लोग आपको फटाफट। सो थैंक यू वेरी मच। जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर करो, वी कैन डू अ लॉट फॉर ईच अदर, राइट? सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड जय हिंद।